स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Welcome to your channel Study IQ. My name is Udisha and once again here I am with the next session on the topic verb. We discussed about the basics of verb in the first session of the same series. आप लोगों को एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि फ्राइडे को आप लोगों का वर्ब का पहला सेशन हुआ था जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं और बेसिकली वर्ब कैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब हम ग्रामर पढ़ते हैं या अगर हम रिटन इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना चाहते हैं। तो everybody who's here with me, thank you so much for waiting and thank you so much for joining me live. Now ये चार्ट मैंने आपको पिछले क्लास में दिखा दिया था। सो ये कैटेगराइजेशन होता है। वर्ब को सबसे पहले दो प्राइमरी कैटेगरीज में बांटा जाता है, मेन एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपके ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद हमने डिस्कशन शुरू किया था कि मेन वर्ब जो होते हैं उन्हें दो हिस्सों में बांटा जाता है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट के दो टाइप्स होते हैं। सो प्राइमरीली आज का सेशन हमारा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के ऊपर होने वाला है। जिस किसी को भी ये लगता है कि पिछला वाला सेशन याद नहीं है, अगर कहीं भी आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो एक बार। अच्छा, यहाँ पर मेन वर्ब हम जिसे बार बार कह रहे हैं ये एक्शन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। जो वर्ड्स आपको एक्शन दिखाते हैं उन्हें हम मेन वर्ब का नाम देते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और मेन वर्ब के दो टाइप्स को समझते हैं। दो तरीके की मेन वर्ब्स होती हैं हमारे पास। एक होती है ट्रांजिटिव, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव। नाउ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास ग्रामर के अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम जनरली नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन को कर रहा है या फिर जो भी आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ठीक है, डूअर या फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन को आप बोलते हैं अपना सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम इज स्टडीइंग अगर आप बोल रहे हैं तो यहां पर एक्शन कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं। मान लो मैंने यहां पर लिख दिया राम इज स्टडीइंग इंग्लिश, तो जो एक्शन एक्सक्यूज मी, ओके, सो सबसे पहला आपने देखा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? एक्शन को करने वाला आपका डूअर, ठीक है। अभी वो क्या एक्शन कर रहे हैं? वो स्टडीइंग कर रहे हैं, यानी वो पढ़ाई कर रहे हैं। उस एक्शन को हम कहते हैं वर्ब। और एक्शन जिस चीज के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हो जाएगी रिसीवर ऑफ द एक्शन। एक्शन के रिसीवर को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। कूल। नाउ अंडरस्टैंड, इस सेंटेंस में राम है हमारे डूअर, करता। क्या कर रहे हैं वो? एक्शन उनका स्टडीइंग है। स्टडीइंग वो किस चीज के ऊपर पढ़ रहे हैं, यानी वो जो पढ़ाई कर रहे हैं किस चीज की कर रहे हैं। तो यहां पर आपको आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश दिखाई दे रहा है। सो ये जो एक्शन है इसको रिसीव कर रहा है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट यहां पर इंग्लिश हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ताकि आप समझ पाएं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ये समझाने से पहले चलिए मैंने आपसे पूछे, मैं आपको दो सेंटेंसेस देती हूं, ठीक है। यू टेल मी विच वन इज करेक्ट। अगर मैंने कहा जैक इज एब्सेंट, ओके, और सेकेंड सेंटेंस है आपका जैक एब्सेंटेड। और अब मैं अभी से बेट लगा रही हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कहेंगे सेकंड सेंटेंस गलत है, ठीक है। डू कमेंट योर आंसर्स। सेकंड वाले को ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये गलत है। बट क्या आपको लगता है कि एब्सेंटेड कोई वर्ड नहीं होता? डू यू थिंक एब्सेंटेड इज नॉट अ वर्ड? अगर आप इस बेसिस पर कहने वाले हैं कि ये सेंटेंस गलत है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप गलत हैं, बिकॉज एब्सेंटेड एक वर्ड होता है। जो तुम्हारा वर्ड होता है एब्सेंट, ये हो सकता है एक वर्ब यानी कि एक एक्शन, और ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल तुम अपना पहला सेंटेंस जब देखोगे तो इट सेज जैक इज एब्सेंट. नाउ एब्सेंट यहाँ पर आपको इनके बारे में कुछ बता रहा है. सो कोई क्वालिटी आपको पता चल रही है, कोई जानकारी आपको आपके नाउन के बारे में मिल रही है. नाउन के बारे में अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन देता है वर्ड, तो हमेशा क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है. ठीक है, दिस इज योर एडजेक्टिव. लेकिन अब यहाँ सेकेंड सेंटेंस में देखिए जैक एब्सेंटेड. यहाँ पर ये वर्ब है, ed जिसमें लगता है, ing जिसमें लगता है, वो वर्ड्स क्या होते हैं, आपके वर्ब्स होते हैं. दोज आर योर वर्ब्स. और ये कोई एक्शन बता रहा है आपको. सो एज अ वर्ब तुम्हारे वर्ड एक्शन का मीनिंग हो जाता है टू स्टे अवे और टू रिमेन अवे. किसी चीज से दूर होना या रहना, दूर रहना. सो यहाँ पर सेंटेंस एब्सेंटेड की वजह से गलत नहीं है. सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि इसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है. कई बार हमारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं आई enjoyed a lot. I enjoyed a lot. और लोग कहते हैं this is absolutely correct. बट अगर आप ग्रामेटिकली देखेंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट है. Absolutely incorrect आपका सेंटेंस है यहाँ पर. रीजन इसका भी सेम है क्योंकि आपके पास enjoyed वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग है. ठीक है, ये मैं आपको क्यों पॉइंट आउट कर रही हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि तब तक खुश नहीं होते, तब तक एक सही सेंटेंस नहीं बनाते जब तक कि आप उनको ऑब्जेक्ट नहीं प्रोवाइड करते. इस तरह का सेंटेंस बनाना या सिर्फ जैक एब्सेंटेड कहना एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो जाता है. यही रीजन है कि आज आप पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को. सबसे पहले समझिए आपका जो वर्ड होता है ट्रांजिट. ट्रांजिट बात करता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर की. ट्रांसफर ऑफ वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसी चीज का स्थानांतरण, मूवमेंट, इधर से उधर जाना, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिट. करेक्ट. यहां पर ट्रांजिटिव आपका जो वर्ब होता है, दोज आर वर्ब्स दैट ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर करती हैं एक्शन को ऑन द ऑब्जेक्ट. ये वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपने ऑब्जेक्ट पर अपने आप को ट्रांसफर करना होता है. राइट. और ये वही वर्ब्स हैं जिन्हें अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो दे विल नेवर बी एबल टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस फॉर यू. ओके. सो यहां पर जैसे मैंने आपको अभी एंजॉयड का एग्जाम्पल दिया था, आपको कहना चाहिए आई एंजॉयड द मूवी. अब अगर आपके पास मान लीजिए कि मूवी, पार्टी, प्लेस, ट्रैवलिंग या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे आई एंजॉयड द मूवी में क्या आपका ऑब्जेक्ट है, मूवी आपका ऑब्जेक्ट है. इन केस आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको बस ये कहना है कि मुझे बड़ा मजा आया या मैंने बहुत आनंद उठाया किसी चीज का. ठीक है. सो यहां पर इफ यू डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, आपको क्या करना चाहिए, एड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दिस. इसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना चाहिए. सो हाउ विल यू मेक द सेंटेंस करेक्ट नाउ, आई एंजॉयड माई सेल्फ. जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दीजिए. अगर यहां पर आई की जगह ही होता तो क्या हम ये थोड़ी लिखते कि ही एंजॉयड माई सेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ लिखना होता हमें. राइट. सो ये होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब का खेल. और ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, मैं अभी आपको यहाँ पर लिख के भी बता दूंगी, जो कि विदाउट एन ऑब्जेक्ट फंक्शन नहीं कर सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हम कंप्लीटली अलग जानते हैं. क्या आप में से किसी को भी पता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड अक्विट? Not that you guys are very active with your answers. Acquit word का मीनिंग किसी को पता है? आरोप मुक्त, ये पता होगा आपको. Acquit का मीनिंग आपको जो मालूम होगा that is आरोप मुक्त कर देना. ठीक है. I'm waiting for your answers everyone. पहला मीनिंग इसका आपको यही पता है, राइट? टू डिसाइड, इनफैक्ट शायद नहीं पता हो. सो टू डिसाइड इन कोर्ट समवन इज नॉट गिल्टी. आरोप मुक्त कर देना कि नहीं, इसने क्राइम नहीं किया है. ये एक वर्ड, ये एक मीनिंग हो गया इस वर्ड का.
अंग्रेजी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं. ओके, सो अक्विट का जो दूसरा मीनिंग होता है दैट इज टू डू बेटर दैन एक्सपेक्टेड. ठीक है. नाउ अगर मैं इस सेंस में इस वर्ड को यूज कर रही हूं और मैं इसके साथ एक ऑब्जेक्ट नहीं लगा रही हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं कि मेरी टीम ने, या फिर मान लो मैंने कहा उन्होंने उस क्राइसिस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे आप लोग अक्सर बात करते हैं ना अपने एसेज वगैरह में, आपको ये फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट क्राइसिस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एट्सेट्रा के बारे में बात करनी होती है. एंड देन दैट्स वेयर यू गेट टॉकिंग अबाउट किसी पॉलिटिशियन ने, किसी सरकार ने, किसी मिनिस्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट. तो मान लो मैं कुछ लोगों के बारे में कहती हूं कि दे acquitted very well in that crisis. अभी देखने में ये सेंटेंस किसी को गलत नहीं लगेगा. Nobody will say that this is incorrect. पर जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, जो कि आपका पेपर इवैल्यूएट करेगा, एनालाइज करेगा, बता दें आपको, उन्हें पता चल जाएगा that this is incorrect. Acquitted के दो मीनिंग्स होते हैं, राइट. पहला ये कि आप कोर्ट में डिसाइड करते हैं कि कोई गिल्टी नहीं है, आपने उनको आरोप मुक्त कर दिया है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्यूजेशंस और चार्जेस. नाउ द अदर मीनिंग इज टू डू बेटर दैन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करना. कूल. नाउ यू सी दे एक्विटेड वेरी वेल इन दैट क्राइसिस. आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उस क्राइसिस में जो उम्मीद थी उससे बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया. सो एक्विटेड यहां पर अकेला नहीं लगेगा. एक्विटेड या तो आपसे मांगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट लगाओ. अब क्या ऑब्जेक्ट लगाओगे, पता तो है नहीं ये क्या लगाना है. तो अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं पता है तो ये पता कर लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दीजिएगा. दे एक्विटेड देमसेल्व्स, दे एक्विटेड themselves very well in that crisis. Now this becomes a better sentence and a grammatically correct one on top of that. ठीक है. इसी तरह से अभी जैसे आप ये वर्ड्स देख रहे हैं, हमारे पास कुछ स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, यानी कि जो बिना एक ऑब्जेक्ट के फंक्शन ही नहीं करेंगी, राइट. उन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव वर्ब्स. तो आप यहाँ पर चलिए लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, एब्सेंट, एंजॉय, अक्विट, अवेंज. अवेंज यानी किसी के हिस्से का बदला लेना, ठीक है. एब्सेंट, एंजॉय, अक्विट, अवेंज, रिजाइन, रिकंसाइल. ठीक है. ऐसे वर्ड्स वो होते हैं जो स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव हैं इन नेचर. ठीक है. नाउ रिजाइन और रिकंसाइल में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं. देखो, रिजाइन का मतलब क्या पता है आपको? नौकरी पे त्यागपत्र दे देना, राइट. किसी नौकरी को छोड़ देना. बट यहाँ पर उसका ये मीनिंग नहीं है. रिजाइन करना इन अ सिचुएशन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग लाइक दिस इज इनएस्केपेबल, मतलब मैं इससे बच नहीं सकता, दिस इज अनअवॉइडेबल, राइट. इनएविटेबल इज द राइट वर्ड बाय द वे फॉर सच सिचुएशंस, जो मैं याद कर रही थी. लेकिन हाँ, तो जब आप किसी चीज़ को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि यार ये हट नहीं सकता या इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, सो यू जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन, राइट. उस सेंस में जब यूज करिएगा तब इसके साथ आप ऑब्जेक्ट 100% लगाइएगा. रेकनसाइल का मतलब क्या पता होता है? लोगों को पैचअप कर लेना, लड़ाई झगड़ा अपना सॉर्ट आउट कर लेना. लेकिन रेकनसाइल का दूसरा मीनिंग होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेकनसाइल? जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं सरेंडर, रिजाइन, ठीक उसी तरीके से स्वीकार कर लेना, बस रिलक्टेंटली किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना. जैसे अगर यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जेरी reconciled to his किसका बिहेवियर? टू हिज पेरेंट्स बिहेवियर. तो
ओके सॉरी, यहाँ पर लगेगा अपॉस्ट्रोफी, यहाँ नहीं। पेरेंट्स बिहेवियर, कभी कभी ये नहीं होता है कि मम्मी पापा का कोई बिहेवियर है, कोई व्यवहार है या कोई डिसीजन है जो हम अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स हैं। सो यहाँ पर वही सेंस में आपका वर्ड कैरी किया जा रहा है। ये नहीं कह रहा है कि इसने मम्मी पापा से लड़ाई अपनी सॉर्ट कर ली है, उसने स्वीकार कर लिया है सिचुएशन को, और वो भी थोड़ा रिलक्टेंटली किया है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है अभी। वेयर इज द ऑब्जेक्ट? जेरी reconciled himself. So you need another reflexive pronoun in this case. So transitive आपकी बहुत complicated kind of verbs होती हैं। बहुत सारी ऐसी verbs होती हैं स्टूडेंट्स जो कि transitive भी होती हैं, intransitive भी होती हैं, right? So those are called ditransitive, right? अभी इसी तरह से आपके पास कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, they don't really need an object। तो उन्हीं को हम जो next जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो कौन से verbs हैं हमारे पास? Intransitive। जब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आप देखते हैं आपको परेशानी होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर को क्लियर नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, या फिर कई बार हम सोचते हैं कि बोलते रहो और ठीक हो जाएगा। वो एक तरीका होता है। स्पोकन इंग्लिश के केस में ये ज़रूर हो सकता है दैट यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश टुडे एंड लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा अगर आप सही संगत में हैं, इफ़ यू आर इन द राइट कंपनी। बट इफ़ यू आर नॉट इन द राइट कंपनी, then the chances are that you might deteriorate, your situation might deteriorate from there, उससे ख़राब हो सकती है। तो पहले कोशिश ये किया करिए कि थोड़ा सा समझ के फिर आप बोलिए। दो नहीं, जो हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ब है, सेकंड टाइप ऑफ मेन वर्ब है, वो है intransitive। इन जब लगता है तो ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है ज़्यादातर। इन जो है वो नो की बात करता है। intransitive यानी कि क्या मतलब हो गया? नो ट्रांसफर ऑफ एक्शन ऑन दी ऑब्जेक्ट। ये वो वर्ब्स हैं जिनको एक्शन को दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी smiled. If I say this, the baby smiled, this is absolutely fine. इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस ना तो इनकम्प्लीट है ना तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हमारे पास जो वर्ब है, जैसे कि जनरली जो किसी का स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है ना, जो जनरली किसी के अवस्था के बारे में जो वर्ब बात कर रहा होता है, वो ज़्यादातर करके इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में होते हैं। और बहुत सारे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ फाइट, बट अगेन पहचान लेना बेहतर रहता है। इसीलिए मैंने आपको कुछ एक लिस्ट यहाँ पर दे दी ताकि आप दिमाग में रखें इन वर्ड्स को। द बेबी स्माइल्ड, आई लाफ्ड, शी सैट, ही रैन, ही डिड नॉट सेल, उसने नहीं बेचा। तो अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सिंपल फंडा है। क्या बताया मैंने? वर्ब्स that do not need an object are called intransitive verbs। ठीक है, छोटे में लिख दिया है मैंने। intransitive verbs कहते हैं ऐसे verbs को जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को ये पता है ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और एडजंक्ट क्या होता है? जैसे हम जब सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का अक्सर सामना करना पड़ता है। सो ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको मालूम भी होना चाहिए भाई कि क्या चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नेसेसरी है और क्या चीज़ हम बस लगा देते हैं ताकि शायद सुंदरता बढ़ जाएगी, शायद थोड़ा सा एम्फेसिस बढ़ जाएगा, है ना? तो क्या आपको पता है व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्स एंड व्हाट आर एडजंक्ट्स? देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पर। अगर हमने आपसे कहा शी रोट अ लेटर ऑन हर लैपटॉप, ये एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अगर हमने यहाँ पर कहा ही पेंटेड द वॉल ब्लू, कूल। ये दो सेंटेंसेस हैं जो कि आपको इजीली समझा सकते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और एक एडजंक्ट क्या होता है।
देखो, एक कॉम्प्लीमेंट आपको वो आई वाला पता होगा, कॉम्प्लीमेंट विद एन आई, जिसमें आप किसी की तारीफ कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट विद एन ई, जिसमें आप किसी की तारीफ कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं यू लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, ये क्या है? दिस इज एन अप्रिसिएशन, राइट? ये तारीफ करी जा रही है किसी की, प्रेज। सो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये दोनों एक जैसा साउंड करते हैं पर होते अलग हैं। फिर तुम कभी कभी कहते हो कि ये शैम्पू के साथ कंडीशनर कॉम्प्लीमेंट्री था। कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आप समझने जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है, एडिशनल होती है, कभी कभी पूरक होती है, राइट? तो जब आपको शैम्पू के साथ कंडीशनर दिया जाता है तो वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको आदत हो जाए कि आप शैम्पू लगाएं और उसके बाद कंडीशनर लगाएं, फिर आपके बाल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं, तो फिर आपको आदत हो जाए उसको एज अ कॉम्बिनेशन यूज़ करने की। वो पूरक होते हैं एक दूसरे के। ठीक उसी तरह से जब आप देखेंगे कि कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सेंटेंस में बचे हुए सेंटेंस का पूरक है, वो उसको कंप्लीट कर रहा है, इट इज एडिंग इन द कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, तब आप उसे कहते हैं दैट दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा टुकड़ा लगा हुआ है जो कि बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, बट उसको हटा देने से तुम्हारे सेंटेंस की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसे सेंटेंस को तुम क्या कहोगे? एडजंक्ट कहोगे। ऑन हर डेस्कटॉप कॉम्प्लीमेंट है? नहीं अभिषेक, आपने कोशिश की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन ऑन हर लैपटॉप जो है, ये बेसिकली आप यहां से हटा दीजिए। आपको बताना है उसने एक चिट्ठी लिखी, उसने एक चिट्ठी लिखी। अगर आपको ये बताना है किसी को दैट शी रोट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी। अब शी रोट इट ऑन हर लेटर, शी रोट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, शी रोट इट इन हर फेवरेट जर्नल, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, मुझे या सुनने वाले को, राइट? लेकिन ही पेंटेड द वॉल ब्लू, उसने दीवार को नीला पेंट कर दिया था। अगर मुझे ये बताना है कि उसने दीवार को नीला पेंट कर दिया था और मैं नीला वर्ड को ही हटा देती हूँ, देन दिस इज अ प्रॉब्लम। ये मेरे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हैम्पर कर रहा है, आधा कर दे रहा है, राइट? तो जो चीज सिर्फ तुम्हारी बात में एक एम्फेसिस डालती है या सिर्फ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डाल देती है, उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे एडजंक्ट। एडजंक्ट, ठीक है? लेकिन जो बिल्कुल मैंडेटरी है, सेंटेंस के कंप्लीशन में इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग कहिएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? सो दिस इज वेयर वी स्टॉप टुडे। टुमारो वी स्टार्ट डिस्कसिंग आवर ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रियाएं, ठीक है? अच्छा, चलो छोड़ो, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास आज थोड़ा सा लेट हमें टाइम मिला था, बट ठीक है, वील हैव टू वाइंड इट अप। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं दे देती हूँ यहाँ पर, कि आपका अगर एक इंटरेस्ट है और आपको ये रियलाइजेशन है, देखो अगर की तो बात नहीं है, ये चीज़ आप ज़रूर बैठ करके सोचिएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, right? You want a good job, you want to start your own business, you want to go for an interview, you want to just leave a lasting impression on the bunch of people that you speak to. What is that one thing that can really contribute? वो एक कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है? And that is your communication skill, राइट? कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ अगर आपको बॉडी लैंग्वेज स्किल भी सिखाया जाए, यानी बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स सिखाई जाएं, कैसे आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जिनसे मैं बात कर रही हूँ उन्हें मैं कन्विंस कैसे करूँ, उन्हें मैं अपनी टीम में कैसे करूँ, उन्हें मैं इम्प्रेस कैसे करूँ, ये चीज़ें अगर आपको सिखाई जाएं तो डोंट यू थिंक कि आपकी आगे की जर्नी, आपकी ग्रोथ ज़्यादा ईजी हो जाएगी? ट्रस्ट मी, अगर आपको अभी ये रियलाइजेशन नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी बोलना, अच्छी अंग्रेज़ी बोलना आना चाहिए, तो सूनर और लेटर ये रियलाइजेशन आपको हो जाएगा। बट किसी चीज़ को डिले करने का फ़ायदा नहीं होता है अभी, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी नाइस सेल गोइंग ऑन। आप लोग एक अच्छा ऑफ़र के साथ अपने इस बैच स्किलिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच के अंदर हम आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स के लिए भी डेडिकेटेड हैं। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन द बैच, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके चैट बॉक्स में एक लिंक को हमने पिन किया है, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक। टाइम निकाल करके एक बार बैठ के देखना कि स्टडी प्लान को कितने थरो तरीके से प्रिपेयर किया गया है, सो दैट तुम्हारी ग्रामर, तुम्हारी वोकैबुलरी, तुम्हारा जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है,
वो सारी चीज़ों को हम लोग एलिमिनेट करके और तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर पाएँ. सो इफ़ यू रियली वांट टू एनरोल इन द बैच, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, रीड द स्टडी प्लान. फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट use your code UMLive. Sale is for a limited time, so utilize this opportunity, use this opportunity, get maximum discount, get your batch. See you in the live classes. आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है 19th of February से. ओके, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आपकी लाइव क्लासेस जो होंगी 1 hour की हुआ करेंगी. ठीक है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट्स, क्विजेज एक्सेट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड जितना हो सकेगा उतना आपको बोलने का मौका दिया जाएगा. यू विल गेट अ चांस टू स्पीक मोर, राइट. वो जो डर है तुम्हारे अंदर या हेजिटेशन है या आपको लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं बोलता जितना बोलना चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम्स कंप्लीटली एलिमिनेट की जा सकती हैं. अभी ड्यूरिंग द सेल आपको जो प्राइस मिल रहा है दैट इज 799 रुपीज़. ठीक है, 799 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल रहा है with your coupon code UMLive. Use it. See you guys in the live class. Thank you very much for joining me daily. I'll see you tomorrow once again. Verb का session 3 लेकर के. और अगर आप लोगों को कोई और grammar topic में confusion है और आप उसको सीखना चाहते हैं तो you can let me know in the comment section as well. Thank you so much. God bless you. Tata. Bye-bye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.